बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस, आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया, एक सरफेस एरिया। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक सरफेस एरिया। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो आउटवर्ड होती है। क्या होती है? बाहर की तरफ फैल रही है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, एक एरिया। अब इस एरिया को जब यहां पर रखा तो इसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो हम ये क्या हम कहेंगे इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार कम है। अब इसको लेकर आप आगे चले गए तो आपने ये नोट किया पहले वाले पॉइंट के मुकाबले में यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास हो रही है। आप बोलोगे यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार ज्यादा है। फिर और आगे लेके गए तो आपने देखा उन दो पॉइंट जो पहले आपने मेजर कर लिया जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके मुकाबले में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से ज्यादा पास हो रही है, और ज्यादा पास हो रही है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मिकदार है वो और ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है कि किसी भी सरफेस से कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, किसी भी सरफेस से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, ये कौन बताता है हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है होने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से ज्यादा पास हो रहा है, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार ज्यादा है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, तो दो डेफिनेशन आपको बता दिया मैंने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है सरफेस से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है, कितनी ज्यादा मिकदार है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी जगह में। ठीक है, और आगे वाली बात यहां पर हमने लिखी है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस सरफेस एरिया में। ठीक है, अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर और एरिया के ऊपर। ज्यादा एरिया होगा ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेट सपोज मैं इस एरिया को बढ़ा देता यहां पर, या यहां पर मैं इसको बढ़ा देता तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता, ज्यादा आया था। तो दोनों फैक्टर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और याद रखिएगा बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजारना है, उसकी डायरेक्शन हमें हमारे लिए अहम नहीं है। हम चाहते हैं बस इस रूम में, लेट सपोज हम चाहते हैं किसी भी तरीके से हवा अंदर आ जाए। अब ऐसा समझ लो ये जो रूम है इसके अंदर जितनी हवा मौजूद है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस रूम के बाहर जो हवा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जो विंडो का एरिया है ये हमारा सरफेस एरिया। तो हम चाहते हैं इस रूम में इस विंडो से हवा आ जाए, इस रूम में जो हवा आ जाती है वो उसकी डायरेक्शन हमारे लिए अहम नहीं है। बस अहम क्या है कि विंडो का जो एरिया है ये किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, मतलब इसकी डायरेक्शन हमारे लिए अहम है। अगर ये विंडो इस पॉइंट की जगह इस पॉइंट पे लगा होता तो यहां से हवा नहीं आती, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अहम है। और बाहर से जो हवा आ रही है अगर वह ऐसे चल रही होगी, हमारा विंडो ऐसे लगा हुआ है, तो हवा जो इस तरह ब्लो हो रही है वो इस रूम में नहीं आ सकती। इसका मतलब दो डायरेक्शन अहम है, तीसरी अहम नहीं है। मतलब इस रूम में जो हवा आ रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो अहम हमारे लिए, उसकी डायरेक्शन अहम नहीं है। लेकिन बाहर जो हवा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपने, और जो विंडो का एरिया उसकी डायरेक्शन भी अहम हो गई। तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो और तीसरा जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमारे लिए अहम। तो आपको पता है बच्चों, जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें आंसर स्केलर आ जाए, इसको बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। कुछ बात समझ में आई मेरी? मैंने कहा हमें इस रूम में हवा चाहिए किसी भी डायरेक्शन से आ जाए, तो इसका मतलब मुझे इसकी डायरेक्शन मेरे लिए अहम नहीं है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, इसलिए एरो नहीं लगा हुआ। लेकिन बाहर वाली जो हवा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा गया, उसकी डायरेक्शन अहम है, इस डायरेक्शन में हवा चलेगी तो ही अंदर आएगी, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन अहम हो गई, इसलिए एरो लगा दिया। इस विंडो की जो डायरेक्शन है अभी ऐसे है, अगर ये ऐसे होती तो हवा नहीं आएगी अंदर, इसका मतलब इसकी भी डायरेक्शन अहम है कि ऐसे ही लगना चाहिए इसको। ठीक है, तो इसलिए एरो लगा दिया। दो वेक्टर और एक स्केलर, इसका मतलब दो वेक्टर को बनाकर आंसर स्केलर आ जाए, इसको बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। पता चल गया आप लोगों को? अब डॉट हटता तो क्या लगता है, कॉस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी है और ये भी फॉर्मूला है, तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और सरफेस एरिया का। हो गया ये। इसकी यूनिट क्या है फ्लक्स की, वेबर है। और
क्योंकि स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब क्योंकि बच्चों ये डिपेंड कर रहा है कॉस के ऊपर, तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है 0 डिग्री के ऊपर, तो 0 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है कितने, 90 डिग्री के ऊपर। आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम होती है 0 डिग्री के ऊपर, तो 0 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और 90 डिग्री के ऊपर क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स होगा। तो आपने जब 90 लिखा तो कॉस 90 क्या हो गया, तो 0 से बढ़ा होगा पूरी वैल्यू क्या हो गई, और cos 0 1 होता है तो पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो गई, E डेल्टा ए हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ स्फीयर। इससे पहले जो हमने सरफेस एरिया कंसीडर किया था बच्चों वो रेक्टेंगुलर था, अब जो हम सरफेस एरिया कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है, स्फेरिकल, ठीक है। अब हमारी कंसिडरेशन ये है कि हम एक स्फीयर के सेंटर के अंदर एक चार्ज कंसीडर करेंगे प्लस क्यू, ठीक है। देखिएगा ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, और इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज कंसीडर कर लिया प्लस क्यू। अब क्यू के पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बाहर के जाने, सेंटर में चार्ज है ना, तो आउटवर्ड का मतलब होता है इधर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आउटवर्ड इधर भी होगा, इधर भी होगा, पीछे भी होगा, नीचे भी होगा, हर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ मैं इस स्फीयर का के सरफेस का पूरा एरिया एक साथ कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि हर डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन है, हर तरफ अलग अलग डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो मैं इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को एक साथ पूरा कंसीडर नहीं कर सकता। तो यहाँ देखिएगा पहले लिखा गया है, सबसे पहले कंसीडर किया एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू जिसको रखा गया सेंटर ऑफ स्फीयर पे, जिसका रेडियस क्या है आर, ठीक है। उसके बाद अब हम फाइंड करना चाहते हैं टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो सरफेस ऑफ स्फीयर से निकल रहा है। भाई स्फीयर का सरफेस एरिया है, स्फीयर का सरफेस एरिया है, तो उस सरफेस एरिया से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन गुजरेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो हम पूरा एरिया एक साथ कंसीडर, स्फीयर के सरफेस का एरिया एक साथ पूरा कंसीडर हम नहीं कर सकते एक साथ, क्यों, क्योंकि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलग अलग है। देखिए अब क्योंकि हम चाहते हैं टोटल आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है सरफेस ऑफ स्फीयर से, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे किसको, सरफेस से, पूरा एरिया जो है ना सरफेस का उसको डिवाइड करेंगे n नंबर ऑफ स्मॉल बट इक्वल पार्ट, तमाम स्मॉल पार्ट का एरिया सेम होगा और कितने भी एरिया हो हमें से मतलब नहीं है, ठीक। तो लेट्स सपोज पहला एरिया डेल्टा A1, दूसरा डेल्टा A2, तीसरा डेल्टा AN। अच्छा, तमाम एरिया की मिकदार तो सेम है लेकिन हर तरफ की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए नाम क्या हो गया, अलग हो गया। अब डेल्टा A1 लेट्स सपोज इधर लगा हुआ है, डेल्टा A2 इधर लगा हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ और है यहाँ पे और यहाँ कुछ और है। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, आप ना फुटबॉल को इमेजिन करें। फुटबॉल जो होता है बच्चों वो स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस जो है ना उसको मिलाकर फुटबॉल बनाया जा रहा है। इसका मतलब समझो कि फुटबॉल का एक पीस यहाँ लगा हुआ है ना, तो इसकी डायरेक्शन ये है डेल्टा A1, ये है डेल्टा A1, इसकी डायरेक्शन ये है डेल्टा A1 की। तो सेंटर पे अगर चार्ज है ना तो E की डायरेक्शन यही होगी। अगर एक पीस दूसरा वाला डेल्टा A2 यहाँ लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ इसकी डायरेक्शन भी ऊपर है, इस पीस की डायरेक्शन डेल्टा A2 की डायरेक्शन ऊपर है, और सेंटर पे चार्ज है, इसका मतलब E भी ऊपर ही है, सेम डायरेक्शन हो गया ना, पैरेलल हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो जितने भी पीसेस लगाए गए होंगे उस फुटबॉल को बनाने के लिए, उन सब की डायरेक्शन के पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखिएगा, लिखा है हम क्योंकि फाइंड करना चाहते हैं टोटल फ्लक्स जो स्फीयर से निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सरफेस एरिया को कितने 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 हिस्से में करेंगे, n नंबर ऑफ स्मॉल बट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट डेल्टा A1, दूसरा पार्ट डेल्टा A2, और इस तरह n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से डिवाइड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है हर स्मॉल एरिया पे वो क्या हो जाएगी, पहले ये वाली बात की ना मैंने कि अगर एक पार्ट यहाँ लगा है डेल्टा A3 तो उसकी डायरेक्शन अब ये है, तो सेंटर पे चार्ज है तो ई की डायरेक्शन यही हो गई। डेल्टा A4 नीचे लगा वैसे लेट्स सपोज, तो डेल्टा A4 की डायरेक्शन नीचे है तो सेंटर पे चार्ज था तो ई भी इसके नीचे ही होगा, तो मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल मतलब एंगल 0 डिग्री। तो हर पार्ट हमने तोड़ा ही है सरफेस एरिया को इतने छोटे पार्ट में कि हर पार्ट के एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन उस स्मॉल पार्ट में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ये बात समझ में आ गई? ये एग्जाम्पल आप सबको समझ आ रही बच्चों? अब ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि हम उस फुटबॉल के सारे पार्ट्स को ड्रॉ तो नहीं कर सकते, तो मैं सिर्फ एक पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो डेल्टा A1 की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन मैंने साथ दिखाई है, ठीक है। अब आ जाओ उधर, टोटल फ्लक्स है
तो हर पार्ट के ऊपर फ्लक्स को जमा कर दो, यहाँ पर डेल्टा ए वन के ऊपर फ्लक्स φ1, डेल्टा ए टू के ऊपर फ्लक्स φ2, डेल्टा ए थ्री पे फ्लक्स φ3, तो सारे फ्लक्स को जमा कर दो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। सारे फ्लक्स को जमा कर दो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब φ1 होगा ई डेल्टा ए वन कॉस थीटा, φ1 क्या होगा, ई डेल्टा ए वन कॉस थीटा, लेकिन हमने तो बोला पैरेलल, तो कॉस 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन की मिकदार हर जो एरिया होगा उस पर सेम होगा, क्योंकि आर की वैल्यू सेम है और क्यू की वैल्यू क्या है, देखो ई का फॉर्मूला है ना, वो यहाँ लिखा हुआ है 1/4πε0 Q/r²। तो हर एरिया के ऊपर आर की वैल्यू सेम होगी और हर स्मॉल एरिया के ऊपर क्यू की वैल्यू भी सेम है, तो इसका मतलब ई की मिकदार सब एरिया पे क्या लग रही है, सेम लग रही है। मिकदार, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मिकदार क्या है, इसलिए ई यूज हुआ, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई और यहाँ भी, ठीक है। cos 0 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, cos 0 1 हो गया। अब ई डेल्टा ए वन, ई डेल्टा ए टू और डॉट 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 डेल्टा ए एन, ई डेल्टा ए एन। अब ई कॉमन आ गया ना बच्चों, ई क्या आ गया, तो बचेगा क्या, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए एन। तो इसका मतलब ये क्या है, सारे के सारे स्मॉल एरिया को आप जमा कर रहे हो, सारे के सारे स्मॉल एरिया को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो पूरे सरफेस, पूरे स्फीयर के सरफेस का एरिया आ गया। मेरी बात समझ आ गई, मैंने क्या बोला कि आप क्या करना है, आप सारे एरिया को जमा करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको हमने रिप्लेस कर दिया सम ऑफ ऑल डेल्टा है। सम ऑफ ऑल डेल्टा क्या है, 4πr², जो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, 4πr² आ गया। ई क्या है, 1/4πε0 Q/r², 4πr² से 4πr² कैंसिल, बचा क्या, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो ये फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर, और ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक चीज के ऊपर, कितना चार्ज सेंटर पे रखा गया है और मीडियम कौन सा है उस स्फीयर के अंदर, कौन सा मीडियम है। जो अगर मीडियम एयर होगा तो एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम एयर के अलावा कोई दूसरा होगा तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन लगा देंगे। ये बात समझ आ गई। तो दो बातों पे फ्लक्स थ्रू सरफेस और स्फीयर, फ्लक्स थ्रू सरफेस और स्फीयर डिपेंड कर रहा है, एक कितना चार्ज सेंटर पे रखा है और दूसरा मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो ये हमने दो टॉपिक मुकम्मल किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये इसके रिलेटेड कोई सवाल है बच्चों, कुछ पूछना है आप लोगों को? गर्ल्स सब लोग पहले देख लीजिए बोलता। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आप लोगों को बहुत सिंपल कुछ बातें याद रखनी है। अगर दो चार्जेस जिनकी मिकदार इक्वल हो, मिकदार क्या हो, लेकिन नेचर अपोजिट हो, अगर वो किसी भी फासले के ऊपर रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, मतलब दो चार्जेस जिनकी मिकदार देखो सेम है, यहां भी क्यू यहाँ भी क्यू, और इनका फासला डी है, यहां पर क्या होगा, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, और सेपरेट बाय सम डिस्टेंस डी, ठीक है। अब एक और चीज समझिएगा, डायपोल मूवमेंट क्या होता है। मतलब डायपोल मूवमेंट ये होता है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी मिकदार है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, ये डायपोल मूवमेंट, ठीक है। डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल की कितनी स्ट्रेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको हम जाहिर करते हैं P से, और कैसे फाइंड करेंगे, जो भी मिकदार होगी ना चार्ज की, उसको D से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी बड़ी वैल्यू आएगी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट उतना ज्यादा है, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक डायपोल की, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ होती है, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी डायपोल का, हमें क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी डायपोल का। अब सबसे पहले कंसिडरेशन सेम है, दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और ये दोनों किसी फासले डी पे रखे हुए, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ उधर, एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड कैंसिल आउट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप। ये दो बातें रखनी है, मैंने डायग्राम बनाई है इसको शो करने के लिए।
वो जो सबसे पहले पुरानी बात चल रही है, ठीक है, याद रखिएगा, नई बात कोई भी नहीं है, पुरानी बात चल रही है। और पुरानी बात क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, इनवर्ड। अब देखिए ये है नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी, क्या होगी, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट इसके ऊपर क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है तो मैं किसी और फासले पे निकालना चाह रहा हूं, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना चाह रहा हूं, इसको हमने सी बोल दिया, क्या बोल दिया इसको, पॉइंट सी के ऊपर निकालना चाहता हूं मैं इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना चाहता हूं, या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं इस डायपोल की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं इस पॉइंट सी के ऊपर। तो पॉइंट सी सबसे पहले मार्क हुआ, और ये देखा गया कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, अब बच्चों मैंने ये ड्रॉ किया कि E1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ऊपर की जानिब होगा, और क्योंकि ये नीचे की जानिब है तो E2 का साइन इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ होगा, नीचे की जानिब होगा। तो सबसे पहले दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, दोनों क्या हो जाएगा आपस में, ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये आउटवर्ड था तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया ऊपर की जानिब, और ये इनवर्ड था तो नीचे की जानिब इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। पहली बात समझ में आ गई होगी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कैसे हो रहा है, वो जो इस E1 का जब मैं हॉरिजॉन्टल निकाल लूंगा तो इस तरफ होगा E1 cos थीटा, ऐसा ही है। लेट्स सपोज ये रहा, इट इज E1 cos थीटा, और इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल निकालूंगा ये क्या होगा, E2 cos थीटा। दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है आप लोगों को, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम दिख रही है। तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकल तो दोनों कैंसिल हो गया, एक ऊपर की जानिब और दूसरा नीचे जानिब, दोनों कैंसिल हो गया, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जा रहा है, सेम डायरेक्शन से ऐड हो जा रहा है। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कर देना। देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम हो गई तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो गया, ऐड हो गया। और क्योंकि Q भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मिकदार होगी वो भी क्या होगी, सेम। तो E1 और E2 की जगह E1 ने लिख दिया, E2 की जगह देखो E1 लिख दिया, क्योंकि मिकदार सेम है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में दो चीज आती है, डिस्टेंस आता है और चार्ज आता है। देखो ये आधा डिस्टेंस है ना, ये क्या है, आधा डिस्टेंस है, दिख रहा होगा ये आधा है तो ये भी आधा होगा, तो डिस्टेंस सेम है, और चार्ज की मिकदार यहाँ भी Q यहाँ भी Q, चार्ज की मिकदार भी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो गई बच्चों, सेम। तो E2 की जगह E लिख दिया, E1 लिख दिया। अब दोनों ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। अब मैंने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया बच्चों, ये देखो ये बना हुआ ADC, कंसीडर ट्राइंगल ADC, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, अब आपका बेस बच्चों ये है, ये बेस है जिससे एंगल थीटा भी बनेगा और इससे 90 बनेगा, तो बेस है, बेस क्या है, D/2, बेस क्या है, और 90 के सामने होता है बच्चों हाइपोटेनस, क्या है, R, ये देखो हाइपोटेनस हो गया R, तो 2 × R 2R हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई D/2R। इक्वेशन नंबर 1 वापस कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 वापस कंटिन्यू हुआ वहां पे, और cos थीटा की जगह D/2R लिख दिया गया, D/2R लिख दिया, और 2 से 2 क्या हो गया, तो बचेगा क्या, E1 D/R। ठीक है, अब E1 और E2 की मिकदार सेम होगी और होगा बराबर इसके 1/4 Q/R², ये वही फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, तो E1 की जगह 1/4 Q/R², और ये D/R बचा है, यहाँ वैसे लिख दिया। अब क्या होगा, R² × R क्या हो जाएगा, R का क्यूब, और Q × D वैसे आ गया। आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, और आपको पता है कि Q × D क्या होता है, P होता है, Q × D क्या होता है, डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट लिखते हैं इसको, इसकी जगह हम लिखते हैं डायपोल मोमेंट। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आप लोगों को डायपोल का, तो आपने फाइंड कर लिया। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है, यहीं रखेंगे तो चैप्टर